नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आईजीएस के ई लर्निंग पोर्टल पे। सो वेलकम स्टूडेंट ऑन द ई लर्निंग पोर्टल ऑफ आईजीएस इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से हम लेकर आए आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर एनालिसिस। तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया था पहले वीडियो पे, पहला पेपर एनालिसिस पे, उसी के बिहाफ पे हम अब एक और पेपर के एनालिसिस करने जा रहे हैं जो 27 नवंबर 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि एग्ज़ाम से पहले आपको पेपर का लेवल पता होना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चन में स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करनी है। सो उसके बारे में हम डिबेट करेंगे, उसके बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में बात करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन के बारे में भी। तो आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखिए क्वेश्चन में बहुत छोटा सा एक बात बोला गया है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24 और 26 है और एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या क्या है। If the sum of the square of two positive numbers is 2, 4, 2, 6 and the root of one number is 7, then what is the other number is। क्वेश्चन में एक बहुत छोटी सी बात छुपी हुई है, अगर आपने उसको कैच कर लिया, उसको ब्रेक कर लिया तो क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, नहीं तो यही क्वेश्चन आपको बहुत घुमा देगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला गया रूट ऑफ द नंबर इज 7, संख्या का वर्गमूल जो है वो 7 है। अगर एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो वो संख्या कितनी होगी। अगर संख्या का वर्गमूल 7 है तो वो संख्या उसकी स्क्वायर होगी। इसका मतलब अगर संख्या 7 है तो आपने मान लीजिए एक संख्या है, उसका वर्गमूल अगर 7 है तो वो संख्या कितनी होगी, आप बोलोगे जी 49 होगी। ठीक है, दो संख्याएं हैं यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग किसके बराबर है, 2, 4, 2, 6 के बराबर है। ठीक है, एक संख्या को आपको मिल गया 49 तो ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 4, 2, 6। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 4, 2, 6 माइनस 49 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49 का स्क्वायर 2, 4, 0, 1। अच्छा, ये स्क्वायर कैसे करना होता है कि हमें याद रहे कैसे स्क्वायर कितना आएगा। आप देखो स्क्वायर अगर आपको 50 तक याद है तो बेस्ट है, अगर नहीं याद है तो आप चेक करो 4 का स्क्वायर 49 का स्क्वायर, अगर 9 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट में कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 9 9 ज़ा 81। इसके अलावा 4 है यानी कि 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 होगा और 50 का स्क्वायर करोगे तो आप 2500 होगा। सो ये 49 का स्क्वायर इसके बीच की वैल्यू होगी 1600 से और 2500 के बीच की, और 2500 के नियर अबाउट होगी क्योंकि वो 50 के आसपास है, 49 है, 2401। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप, इस पे कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से बन जाएगा। तो 2426 है माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 2401, ये वैल्यू हो गई कितनी 25, माइनस करोगे तो, और संख्या पूछिए b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 5। सो आंसर आपका 5 हो गया। अब आगे चलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करना है ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। बट एग्जाम में अगर एक संख्या का रूट दिया है, अगर एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 49, और 49 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4901, और दोनों संख्याओं का वर्ग कितना दे रखा है आपको 2421। तो 2421, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 4901 नहीं होगा, ये होगा 2401, और दोनों संख्याओं का वर्ग कितना है, सम कितना है 2426। माइनस करोगे आपके पास आंसर आ गया 25 का रूट लोगे कितना आ गया, आंसर आ गया 5 पे हिट करेंगे और आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट एक बार आप देखिए। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा चौड़ा और बहुत डरावना सा लगेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ था। यदि सभी मत वैध मत हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए। आप बताओ, एक इलेक्शन में, ये रेशियो का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, रेशियो के क्वेश्चन से कितना है अनुपात 3:10। अब 3:10 में इसका मतलब 3:10 जो अनुपात दिया है ये किसका अनुपात दिया है, 3:10 प्रत्याशियों का अनुपात दिया है। कोई एक विनर हुआ होगा, कोई एक लूजर हुआ होगा। तो अगर इलेक्शन हो रहा है तो एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सिलेक्शन होगा या तो सिलेक्शन नहीं होगा, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है। सेम वैसे ही एक प्रत्याशी जो है, 2 प्रत्याशी थे, उनके लिए अनुपात कितना था, 3 और 10 के अनुपात में मतदान हुआ था। और एक बात यहाँ पे ये है, सभी मत वैध हैं।
all votes are valid, then successful candidates received 15620. ऑब्वियस सी बात है, इस 3 और 10 में जो ज़्यादा वोट पाया होगा वही तो जीता होगा। इसका मतलब ये विनर होगा और ये लूज़र होगा। जो विजेता है उसको वोट कितने मिल गए? 10। और इसी 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 10 रेशियो में है और ये वैल्यू कितनी है? 156,200। तो 1 की वैल्यू 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 15620। तो 3 की वैल्यू आप 15620 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आपका पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन से देख लीजिए। मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 60 आना चाहिए। लास्ट में 60 किस ऑप्शन में है? ना इसमें है ना इसमें है। ये 600 है, गलत हो जाएगा। ये 60 है। ऑप्शन पे हिट करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, और आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगेन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया था कि 3 और 10 के रेशियो में था, 3 और 10। अब इस 3 और 10 में आपको पता करना है कि कौन लूज़र होगा और कौन विनर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसको 10 पार्ट मिला है दैट विल बी विनर, वो क्या होगा? विजेता होगा। और जिसको कम रेशियो मिला है वो क्या होगा? लूजर होगा, 3। तो यहाँ पे कुल कितने मत डाले गए? ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर। अच्छा, यहाँ पे प्रत्याशी कितने? तो कुल कितने मत डाले गए ना, कुल कितने अगर मत की बात की जाए तो कुल मत अगर निकालना हो तो इसको कितने मत मिले थे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और टोटल कितने मत मिले थे? 10 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 13। तो 10 और 3 13, 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15620 इंटू 13, ठीक है, इंटू 13। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्वेश्चन, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? एक बार चेक करते हैं। इलेक्शन में द वोट्स कास्ट टू कैंडिडेट्स आर इन रेशियो 3, इफ ऑल वोट्स आर वैलिड एंड देन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रिसीव दिस वन, देन द टोटल वोट्स पोल फॉर। तो टोटल वोट्स कितने पड़े थे भाई? 10 इसको पड़े थे, 3 इसको, टोटल 13 की वैल्यू है। तो 13 की वैल्यू निकालना, 13 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 15620 इंटू 13, कितना आ जाएगा? ये 026, लास्ट में ऑप्शन में 60, किस में आ रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, यूनिट डिजिट। बाकी मल्टीप्लाई करके लिख लोगे आप, सेम उतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 21, 35 एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर 2। अगर आपने मेरी LCM SFE क्लास पढ़ी है तो आप देखते ही पहचान जाओगे किस टाइप का क्वेश्चन है। सो इस क्लास के जो भी PDFs हैं, जो भी क्वेश्चंस के क्लास नोट्स हैं, PDFs हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप पे हमारे साथ जुड़ करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे सारे डेटा पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पे आते हैं अपने, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन देखते ही लग जाएगा कि ये LCM और SCF का क्वेश्चन है। लेकिन जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है वो ये होता है कि हम LCM किसको कब कैलकुलेट करेंगे और SCF कब कैलकुलेट करेंगे। लघुत्तम समापवर्त हम कब सॉल्व करेंगे और महत्तम समापवर्त हम कब निकालेंगे। इन दोनों का एप्लीकेशन क्या होता है, इन दोनों का हम यूज़ किस क्वेश्चन में करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए, इसको हमें बताने के लिए, हमें किसको LCM निकालना है, किसका SCF निकालना है, आपके पास मैं 2-3 मेथड डिस्कस करूँगा। आपको जो भी ईजी लगे आप उसको ऑप्ट कर लेना। जैसे देखिए, इस पहला ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 ये होता है कि आप डेटा देख लो, ये क्वेश्चन का जो डेटा है और ये जो ऑप्शन आंसर के जो डेटा है, ये दोनों, ये वैल्यू 2-2 डिजिट की है, ये वैल्यू 3 डिजिट की है। इसका मतलब ये उससे बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। दूसरा तरीका, क्वेश्चन में दिखा होगा वह छोटी से छोटी संख्या, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर। कन्फ्यूजन हो जाता है कि लीस्ट नंबर पूछा है तो SCF निकालेंगे, बट ऐसा नहीं होता। लीस्ट नंबर पूछा है मतलब वो कौन सा लीस्ट नंबर है, मल्टीपल है जो इसका, दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? LCM, लघुत्तम समापवर्त। ल का क्वेश्चन है, लघुत्तम समापवर्त LCM का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। और ये किस टाइप का क्वेश्चन है? समान शेषफल प्राप्त होता है 2, ठीक है, समान शेषफल प्राप्त होता है। तो LCM का टाइप नंबर 2 है ये। LCM निकालेंगे 12, 21 और 35 का, 12, 21 और 35। ट्रेडिशनल मेथड जैसे भी आप निकालते हो, किससे कटेगा? ये 3 से जाएगा सबसे पहले, 4, 7,
35। अगेन 7 से कटेगा ये 4, 1 और 5, 5 4 जा 20 यहाँ हो गया और यहाँ हो गया 21, दैट मीन्स 0 2 4, 420 तो ये हो गया आपका इनका एलसीएम, 420 इसका आ गया एलसीएम। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें बार डिवाइड करने पर शेषफल कितना होता है, एक समान शेषफल प्राप्त होता है, वो कितना होता है 2। तो आप क्या करोगे प्लस 2 ऐड कर दोगे, आपका आंसर कितना आ गया 422। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट आंसर है। आप हिट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो क्वेश्चन में एलसीएम ऐसे पहचानने के लिए पहला होता है ऑप्शन से आप देख लो, अगर क्वेश्चन के डेटा जो है वो स्मॉलर है, ऑप्शन जो है आपका आंसर का ऑप्शन है वो अगर बिगर डेटा है, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। अगर जस्ट अपोजिट हुआ, जैसे ये इसके डेटा अगर बड़े हो जाएं और इसके डेटा अगर छोटे हो जाएं, तो यू हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ। अगेन क्वेश्चन में ढूंढो आप वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। एक और थर्ड है, यहाँ पे होता है ये से 35 से, मतलब when divided by this one leave the same remainder 2। हिंदी में आप देखोगे तो 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर, अगर से विभाजित करने पर बोला गया, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। आपको वहाँ पे लघुत्तम समापवर्त निकालना है। अगर 21, 12, 21, 35 को विभाजित करने पर इतना शेषफल बचता है, अगर को बोला गया है क्वेश्चन में, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एज 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने कितना हाई किया है 20%। देन he sells 3/4 of the goods at the market price and remaining at the 30% discount on the market price. What is his gain or loss percent? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकित करता है। कितने परसेंट अधिक मूल्यांकित करता है? 20% ज़्यादा बढ़ा के लिखता है। 100 का सामान ले आया, 120 उसने एमआरपी लगा दी। उसके बाद उसमें से 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है, मतलब उसका 3/4 वस्तुओं को अंकित मूल्य पे ही निकाल दिया, जितना उसने 20% बढ़ा के रखा था, और शेष को अंकित मूल्य पर भी उसने कितने डिस्काउंट दे दिया? 30% का छूट दे दिया। अब पूछा गया है कि उसका लाभ क्या होगा या हानि क्या होगी। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे इसको, सीपी और एमपी। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस, और एमपी क्या है? मार्केट प्राइस। हिंदी में मार्केट प्राइस, हिंदी में ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और मार्केट प्राइस हो गया आपका अंकित मूल्य। ठीक है, 100 मान के चलते हैं। अगर आपने 100 रुपये में खरीदा, उसका अंकित मूल्य कितना हुआ? कितने परसेंट बढ़ा दिया है? 20% बढ़ा दिया। अगर आपने 100 रुपये में खरीदा तो कितना बढ़ा दिया उसको? 20 रुपये बढ़ा दिया। भाई यही तो बोला है, 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। 100 में खरीद के ले आया था, 20% बढ़ा करके उसने एमआरपी लगा दिया। अब उस एमआरपी पे 3/4 बेच दिया, 1/4 को क्या किया उसने? 30% का डिस्काउंट दे दिया है। अब 30% का डिस्काउंट दे दिया तो उसके बाद पूछा गया कि उसकी लाभ क्या होगी और हानि क्या होगी। तो अब क्वेश्चन में देखेंगे, ये हो गया आपका मार्केट प्राइस, और 120 पे इसी मार्केट प्राइस पे उसने कितनी वस्तुओं को बेच दिया है? 3/4 वस्तुओं को बेच दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 ये हो गया आपका 90। और जो बची हुई थी वस्तुएं 120, उस रेट पे मार्केट प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 30% का डिस्काउंट दिया। अगर 30% का डिस्काउंट दिया तो 30% का डिस्काउंट का मतलब 30% का डिस्काउंट कितना होगा? फ्रैक्शन होगा 3/10। 10 अगर हो गया मार्केट प्राइस, 3 हो गया उसका डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 10 - 3 यानी कि 7। तो इसका हो गया 7/10। ठीक है, इनटू कितना बच गया? 3/4 तो उसने बेच दिया है, बचा कितना? बचा भाई 1/4। 0 से 0 गया, 4 से चला गया 3 टाइम में, कितना हो गया ये? 21। अब ये 90 और 21 को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 3/4 कुछ सामान इतने बेचा, बचा हुआ सामान इतने में बेच दिया, 1/4 का 30% का डिस्काउंट दे करके। तो आंसर कितना आ गया? दोनों को ऐड कर दोगे तो 1 इसका मतलब अगेन 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये का सामान था, और कुछ सामान 90 में बेचा, कुछ सामान 21 में बेचा, मिला करके उसने बेचा 111 रुपये में। 100 रुपये का सामान खरीदा था, 111 में बेच दिया।
ठीक है, तो कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे 11 का, कितने के ऊपर 100 के ऊपर, 100 के ऊपर परसेंटेज निकाल देंगे, कितना आ जाएगा आपका 11%। ऑप्शन हिट करेंगे 11% का प्रॉफिट है कि लॉस, आप खुद देख के बताओ। 100 का खरीदा था, 111 में बेच दिया, यानी कि एक्स्ट्रा कमा रहा है वो, 11 रुपये एक्स्ट्रा पा रहा है, तो 11 रुपये क्या हो गया उसका प्रॉफिट, तो 11% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए, गेन ऑफ 11%। हिट करेंगे और आगे चलेंगे। बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, A borrows a sum of 9,000 rupees for 3 years at 5% in simple interest. He lends it at a simple interest to B at 7% of 3 years. What is his gain? कि A ने 9,000 रुपये की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए किसी से उधार ली। उसने वह धनराशि को 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए B को उधार दे दिया, तो उससे होने वाला लाभ बताइए। अच्छा, लाभ होगा या हानि होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सीधे दे रखा है कि होने वाला लाभ, यानी कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई का मिक्स क्वेश्चन है, बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी आराम से। देखिए, आपको मैंने बताया था जो एसआई होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, RT% होता है, सिंपल सा RT%, या चलिए पहले बेसिक से देख लेते हैं, फिर आपको मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि 9,000 रुपये को कितने साल के लिए लिया था, 3 साल के लिए, परसेंटेज कितना था 5%, तो एसआई क्या होता है RT%, ये हो जाएगा 15%। तो इस 9,000 का 15% यानी RT%, यही तो एसआई हुआ, 15% को हटाएंगे परसेंट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब परसेंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 15/100, नहीं हो जाएगा, परसेंटेज को हटाओगे भाई। RT% मतलब रेट कितना था 5% था, टाइम कितना था 3 साल का था, तो कितना हो गया RT% 15%, तो 15% तो निकाल रहे हैं, इसका कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 1350। अब ये 1350 उसने ब्याज एसआई बना, ठीक है, पहले वाले से जो उसको ब्याज ए ने 9,000 रुपये की धनराशि ब्याज पर ली थी, तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा इस पे 1,350 रुपये। और दूसरा चीज़ क्या कहता है, अब क्वेश्चन में दूसरा चीज़ आपको ये भी बोला गया है कि बी को उसने कितने दे दिया 7% पे 3 वर्षों के लिए, तो उसका एसआई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे उसका एसआई हो जाएगा RT% का मतलब हो जाएगा 7 3 × 7, इसका मतलब 21%। और एसआई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9,000 का 21%, 21% का मतलब 21/100, कैंसिल कर देंगे 01890 रुपीज़। तो यहाँ पे तो इतना रुपीज़ आ गया 1,350, और उसको कितना मिल गया 1850। अच्छा, रुपीज़ में ही पूछा है ना कि प्राप्त होने वाला लाभ क्या है, तो भाई बस 1,350 रुपये पहले का ब्याज था, दूसरे से उसको ब्याज मिल गया 1,850 रुपये। तो बताइए जरा कि दोनों का अंतर कितना है, आप बोलोगे दोनों का अंतर कितना हो गया 540 रुपये, 540 रुपये। ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी को हिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन में बस इतना पूछा गया था कि ये कितना है, एसआई कितना है, RT% है, पहले का ब्याज कितना है 15%, RT% 15%, दूसरे वाले को जो B को दिया था पैसा वो कितना हो जाएगा 7 और 3 21%, ठीक है। इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये तो हो गया आपको समझाने वाला तरीका, ठीक है, जिससे आप लोग एक्सप्लेन किया। एग्जाम में कैसे आपको अप्रोच करनी है, भाई आपने बताया कि RT% होता है, तो यहाँ से कितना मिल गया हमें 15%, यही तो मिला SI 15%, और यहाँ से कितना मिल गया 7 और 3, आपने बताया 21%। अब 7 और 3 ये हो गया 21%, उधर से मिला 15%, दोनों का अंतर कितना है 6%, यही तो ये प्रॉफिट लेके गया है 6%, यही प्रॉफिट कमाया इसने, ठीक है, इतने का लाभ हुआ है। तो 6% का लाभ मतलब 9,000 का 6% कितना होगा 6/100, 00 कैंसिल आउट, कितना हो गया 540, तो 540 रुपये का ब्याज हुआ। बस ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको समझने के लिए था, अप्रोच आपको ये अपनाना है, आपका ऑप्शन आ जाएगा 540%। गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
तो क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं होता कि बहुत टफ बनाया जाता, लैंग्वेज थोड़ी टफ दी जाती है, लेकिन डिपेंड करता है आपने अप्रोच क्या लिया। 15 सवाल हैं डीपी के, 15 सवालों को आपको कितने कम टाइम में आप बनाओगे, अगले वाले सेक्शन में आपको उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो इसके जितने भी नोट्स हैं, जितने भी आपको स्टडी मटेरियल इससे रिलेटेड हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और डिटेल में अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप उस पर क्वेरी जनरेट कर सकते हो। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस का एरिया क्या होगा, हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड द शॉर्टर डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण क्या है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए, तो एक रोम्बस दिया हुआ आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका एक डायगोनल, मतलब छोटा डायगोनल दे रखा है, कितना है वो, छोटा डायगोनल 10 सेंटीमीटर एंड शॉर्टर डायगोनल 12, ये है 12 सेंटीमीटर और एक साइड है 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज है, ठीक है, रोम्बस है, तो आपको पता है 10, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो साइड से इसके तो 10 हो गए, हमें साइड से मतलब ही नहीं। अभी आपको ये देखना है कि इसका जो प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको याद है प्रॉपर्टी, तो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ये दोनों आपस को समद्विभाजित करते हैं, उनके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बिल्कुल हाफ पे कट करते हैं। अगर हाफ पे कट करते हैं, ये छोटा डायगोनल 12 दिया गया था, तो ये 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं। परपेंडिकुलर करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये दे रखा है आपको, एक साइड दे रखी है आपको 10 और दूसरी साइड कितनी दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, मतलब उनके विकर्णों का गुणनफल का आधा ही उसका क्षेत्रफल होता है। तो विकर्ण हमें कैसे मिलेंगे, एक विकर्ण तो 12 दिया है, दूसरा विकर्ण अब ये बन गया 10, यानी कि ये 10 है, ये 6 है, तो ये साइड क्या होगी, आप बोलोगे ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 100 माइनस 64, 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा कितना 64, और 64 का रूट कितना आता है 8। तो अगर एक साइड आपकी 8 हो गई, ये 8 हो गई, तो ये पूरा ये भी 8 होगा, यानी d1 जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में, वो दे रखा है छोटा विकर्ण d1 12 है, तो दूसरा विकर्ण ये है आपके पास 12, d2 निकाल दिया आपने, 8 इधर का 8 इधर का, क्योंकि समय विभाजित करता है, कितना हो गया 16, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 16, कट कर देंगे 8, 12 8 जा 96। अब 96 ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1 इंटू d2, और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो ट्रिक है इसमें वो क्या है कि भाई इनका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, एक हाफ, मतलब समद्विभाजित करता है और समकोण पर प्रतिच्छेदित करता है। तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, एक बन गया पाइथागोरस थ्योरम, एक साइड दे रखी है 10, एक साइड मिल गई 6, दूसरी साइड हमें पता करनी है वो कितनी हो जाएगी, 10 का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर 8, 64 किसका रूट होता है 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, टाइम एंड डिस्टेंस का ये सवाल है आपका, टाइम एंड डिस्टेंस का। A train covers 400 km at a uniform speed. If the speed had been 10 km per hour more, it would have taken 2 hours less from the same journey. What is the speed of train? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि आपकी जो ट्रेन है 400 किमी प्रति की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल को 10 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगता, 2 घंटे। ठीक है, टीएसडी का क्वेश्चन है आपका, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्लियर। अब चाल बराबर दूरी बटे समय है और यहाँ पे समय के बारे में बात की जा रही है, तो समय से हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दैट मीन्स टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
अब जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि 400 किमी की दूरी, अगर मान लीजिए 400 किमी की दूरी, 400 किलोमीटर की दूरी अगर एस स्पीड से जाता और यही 400 किलोमीटर की दूरी अगर वो स्पीड को थोड़ा और बढ़ा देता, कितना बढ़ा देता, 10 किलोमीटर पर आवर से अगर वो बढ़ा देता तो कितना समय में कम लगता, समय कितना बचता, 2 घंटे कम लगते, 2 घंटे कम लगते। अच्छा, बढ़ा देता यानी समय कम लगते, मतलब साइन क्या हो जाएगा, माइनस। बस इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है कि भाई 400 बटे अगर 400 का टाइम लग रहा था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 400, इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, इसका टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटे कम लगते। करेक्ट है, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ये सीधे आप ऑप्शन से हिट कर सकते हो। पूरा सॉल्व करने जाओगे टाइम लगेगा, पूरा सॉल्व करने की जगह पे आप इसको ऑप्शन से भी हिट कर सकते हो। कैसे, ये जो 400 अपॉन एस है, ऑप्शन से देखो 25, 35, 30 और 40, यानी ये किससे कैंसिल होगा, सिर्फ एक ही डिजिट इसमें ऐसी है जिससे पूरा का पूरा कट जाएगा 40 से। अगर यहाँ पे 40 रख दिया तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये 40 प्लस 50 हो जाएगा 50 दैट मीन्स 8, और 58 माइनस 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 2 = 2। सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी 40। बाकी और किसी पे रख के देखोगे फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, ठीक है। और हमें तो चाहिए एग्जैक्ट 2 आवर आना चाहिए, तो एक ही कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो है 40 पे। तो इसकी चाल कितनी थी, स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ही अप्रोच करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ए की तुलना में, अच्छा ये सवाल आपका है टाइम एंड वर्क का, ए की तुलना में बी की तुलना में ए 5 गुना कार्यकुशल है, इसलिए ए का कार्य पूरा करने में बी से 52 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो वो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। क्वेश्चन का पूरा जो क्रक्स है वो पहली लाइन में ही है। क्वेश्चन कहता है कि ए इज क्वेश्चन कहता है कि ए इज 5 टाइम्स एज गुड अ वर्कमैन एज बी। बी की तुलना में ए की एफिशिएंसी कितनी है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई है आपसे कि ए जो है, पहली बात इफ़िशियंसी क्या होती है, इफ़िशियंसी मतलब काम करने की क्षमता। अच्छा, अब एक चीज़ आप सोच के बताओ, जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, जिसकी भी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा या ज़्यादा समय लेगा, जिसकी जितनी ज़्यादा इफ़िशियंसी वो काम करने में उतना ही कम समय लगेगा। अगर आपकी इफ़िशियंसी जो है वो एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट बनाने की है, 3 प्रैक्टिस सेट बनाने की है, तो आप क्या है इफ़िशियंसी, मतलब अगर आपकी इफ़िशियंसी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़्यादा है तो आप 3 प्रैक्टिस से बना सकते हो। अगर आपके फ्रेंड की इफ़िशियंसी कम है तो इसका मतलब वो एक दिन में एक ही सेट बना पाएगा, क्योंकि वो सवाल कम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स इफ़िशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर इफ़िशियंसी बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, अगर इफ़िशियंसी को घटाएंगे तो समय बढ़ेगा। तो इफ़िशियंसी में और टाइम में क्या रिलेशन होता है, इन्वर्सल रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। और क्वेश्चन में क्या बोला है अब आपसे कि ए जो है वो कितना टाइम ले रहा है, ए और बी 2 लोग हैं। ए की क्षमता कितनी है, इफ़िशियंसी, ए 5 गुना कार्यकुशल है। जो ए की क्षमता है, इफ़िशियंसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो इफ़िशियंसी अगर ये 5 है तो ये कितना है, 1। तो अगर इफ़िशियंसी ये है तो टाइम का बता दीजिए, टाइम कहोगे ये 1 होगा और ये कितना होगा, 5 होगा, यही होगा ना, 1 और 5 का। ए को कार्य पूरा करने में बी से कितना दिन कम समय लगता है, 52। यानी अगर समय की बात की जा रही है, समय का डिफरेंस ये दिया है, इन समय का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4, और ये जो 4 का डिफरेंस है किसके बराबर है, 52 डेज के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 52/4 कितना आ गया आपका, 13, ठीक है। तो 1 की वैल्यू अगर 13 आ गई, अब आपसे कुछ भी पूछ ले तो दोनों, अच्छा अगर 1 की वैल्यू 13 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू ये हो गया 13 और ये कितना हो गया, ये हो गया 65। अब आपका क्वेश्चन आसान वाला बन गया। ए और बी 2 लोग हैं, ए 13 दिन में काम करता है, बी 65 दिन में काम करता है, दोनों को साथ में काम कराया जाए, 65 एलसीएम आ गया। और इस 65 में 65 एलसीएम हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 1। तो दोनों को साथ में काम कराया जाए तो टाइम कितना लगेगा, टोटल काम है 65 का, काम साथ में कराना है तो इसको सम कर देंगे, इफिशियंसी 5 + 1 कितना हो गया, ये
65/6 और 65/6 का मतलब 10 सही 5/6 दिन और 10 सही 5/6 ऑप्शन में कहाँ पे है? ऑप्शन बी पे है। टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो इफ़िशियंसी में और टाइम में क्या रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब अपोजिट 1 और 5 दोनों का अंतर 4 के बराबर। 4 किसकी वैल्यू किसके बराबर है? 52। तो एक की वैल्यू 13। अगर एक की वैल्यू 13 तो आप दोनों का ये टाइम हो गया। ये हमने टाइम के बारे में निकाला है, ठीक है। समय 13 और 65, अगर 13 दिन लेता है और ये 65 दिन लेता है, दोनों का एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन में कितना आ गया? 10 सही 5/6। अगला क्वेश्चन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बहुत लोगों का हो भी गया होगा क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 5.75 प्लस 5/7 ऑफ 28 माइनस 4.5। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो देखिए 5.75 7/4, 7 को कट कर सकते हैं। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4। और कहीं ऑफ दिख रहा है? 4 से करेंगे, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? 5.75 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 4.5। अब प्लस वाला एक में ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा? 25.75 माइनस 4.5। माइनस करोगे कितना आ जाएगा? ये 21.25। तो न्यूमरेटर हमने सॉल्व कर दिया 21/25। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 12.4। 3/4 ऑफ 12.4 प्लस 5। अब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 9 ज़ा 45, 5 हो गया, 5 3 ज़ा 15 और 9, 5 2 ज़ा 10। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 9, 5 3 और 11.95। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये 3.1 यानी कि 9.3। ऐड करोगे आप, ये भी कितना आ जाएगा? 21.25। तो आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गया, कैंसिल कर दो, आंसर आ गया कितना? 1। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, ठीक। कट पिट करना है इस पे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, दैट्स इट। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आ गया, आंसर हो गया आपका 1। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये एवरेज का क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ये एवरेज का, ठीक है। देखते हैं, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि n संख्याएं हैं जिनका औसत 36 है और उनमें से 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए और शेष संख्याओं में 8 की कमी कर दी जाए, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? Average of n number is 36 if each of 75% of the number is increased by 5 and each of the remaining number is decreased by 8, then the new average of the number will be। अगर संख्याओं, एवरेज का मतलब क्या होता है? बराबर करना, ठीक है। बराबर करना मतलब जैसे किसी के 10 नंबर आए, किसी के 5 नंबर आए, किसी के 4 नंबर आए, किसी के 2 नंबर, किसी के 0 नंबर, तो एवरेज बनाया जाएगा कि एवरेज भाई इस क्लास का जो एवरेज है वो 5 नंबर का है, 3 नंबर का, 3.5 नंबर का एवरेज आया है। तो इक्वल टू सिर्फ वैसे ही है। अगर कहूँ कि मेरा 3 लोग हैं, ठीक है, A B C, इन तीनों का एवरेज जो है 11 है, ठीक है। तो इनका सम कितना होगा? तो सम बोलोगे 11 × 3 कितना हो जाएगा? 33। A और B हैं, दो लोगों का जो एवरेज था वो था 25, तो इसका मतलब इनका सम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 25 × 2 50। सेम वैसे ही n संख्याओं का औसत कितना है? 36। तो अगर n संख्याओं का औसत अगर 36 है, ठीक है, 36, तो इनका सम कितना होगा? आप बोलोगे 36 × n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है। दूसरा लाइन क्या कहता है कि यदि 75% में 5 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 75% का फ्रैक्शन क्या होता है? 75% का फ्रैक्शन 3/4। तो 3/4 संख्याओं में 3/4 संख्याओं में वृद्धि कर दी गई कितने की? 5 की। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 की वृद्धि कर दी गई थी तो 41, अगर 5 प्लस किया गया तो ये हो जाएगा 41 × 3/4 × n, ये होगा ना, 3/4 × n। ये हो गया इसकी वृद्धि पे। अब देखो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें वृद्धि कर दी गई है कितने की? 5 की वृद्धि कर दी गई थी और दूसरे में 8 की कमी कर दी गई थी। तो ठीक है, अगर 8 की कमी कर दी गई मतलब 41 हो जाएगा, 41 × 3/4, ठीक है, करेक्ट है। ये मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 123/4। और अगला लाइन क्या कहता है कि यदि
शेष संख्याओं में। अब अगर 3/4 में आपने वृद्धि कर दिया, 3/4 संख्याओं में आपने इंक्रीज कर दिया, और जो बची कितनी संख्याएं थी 1/4, तो 1/4 संख्याओं में आपने क्या किया है, कमी कर दी। कितने की? 1/4 संख्याओं में कमी कर दिया आपने -8 की। तो अब कितना हो जाएगा? 41, मतलब 36 पहले था, 5 की वृद्धि कर दिया तो 41 हो गया। 36 में 8 की कमी कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 28 बचा कितना? 4, तो ये कितना हो गया? 7। ठीक है, तो अब 7 ये हो गया, ये हो गया 121/4 हो गया। अब बता दीजिए कितना आ जाएगा? इक्वल टू ये हो जाएगा 123/4 प्लस 28, प्लस ये हो जाएगा 20, दोनों को ऐड कर दीजिए 7, तो ये कितना आ जाएगा आपका? अपॉन 1 है, एलसीएम हो जाएगा 28, ये हो गया 123 प्लस 28, ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 151/28, और 151/28 ओके, तो 4 ही चलेगा ना, अपॉन में 4, तो 151/4 इसकी वैल्यू जब सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगी लगभग 37.75। ये आंसर है आपका कि n संख्याओं का औसत 36, उनमें से 75% संख्याओं का औसत में 5 की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गया? +5 ऐड कर दिया गया, 41 हो गया। 41 कितनी संख्याओं का हो गया? 3/4 का, मल्टीप्लाई कर देंगे इतना। बची संख्या 1/4n, माइनस कितना हो गया? 8 हो गया, ये कितना आ गया? 28 यानी कि 36 में से 8 माइनस करोगे 28, ये कितनी संख्याओं का औसत है? 1/4 का, ये हो गया 7। अब ये 7 और ये इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दिया और ऐड करके सॉल्व कर लोगे, वही आपका क्या है? संख्याओं का नया औसत। नए संख्याओं का नया औसत कितना हो गया? 37.75। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यदि 3 वस्तुओं का प्रति वस्तु 200 रुपये के मूल्य में खरीदा गया, उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेचा गया और यदि अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ हो, तो वस्तुओं पर होने वाले लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है, सिर्फ लैंग्वेज में ही पूरा दम है। अगर आपने ब्रेक कर लिया तो आंसर आपके पास है। 3 articles are bought at 200 each. One of them is sold at a loss of 12.5% if the other 2 articles are sold so as to gain 20% on the whole transaction. Then what is the gain percent of the article? So इस क्वेश्चन में कितने आर्टिकल हैं आपके पास? 3 आर्टिकल हैं, ठीक है। अब इन 3 आर्टिकल को कितने में बेचा गया है? 200, 200 और 200, 200, 200 एंड 200 पे। इतने पे खरीदा गया है 200 ईच, 200 ईच। प्रति वस्तु को कितने के रूप में खरीदा गया है? 200। तो मैंने मान लिया कि जो 3 वस्तुएं थी, ठीक है, ए बी सी, कन्फ्यूज हो जाओगे आप। अगर 3 वस्तुएं थी, ए थी, बी और सी, इन तीनों को हमने कितने में खरीदा है? 200, 200 और 200 रुपए में खरीदा है, जैसा क्वेश्चन बोला है। एक वस्तु को उसने क्या किया है? 12.5% की हानि पर बेच दिया है। अगर इसमें से एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचा है तो 12.5% की हानि का मतलब, अगर 12.5% का लॉस हुआ, इसका मतलब 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 लॉस हो गया 1 का, इसका मतलब कितना हो गया? 7/8। तो 7/8 हो गया। 7/8 कितने का? 200 का। 4 से कट कर दो 4, 50, ये 2 से कट कर दो 25, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? ये 2 5 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 और 1 14 और 3 14 और 3 75। तो ये हो गया 175 रुपीज़। तो एक आर्टिकल तो हमने निकाल दिया कि एक आर्टिकल जो था उसको अगर 12.5% के लॉस पे बेचा गया तो इसका मतलब 7/8 वैल्यू मिली होगी 200 की, और वो आ जाएगी आपकी 175। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो कि 200 का 12.5% अगर लॉस है तो 200 का 12.5% 100 में से माइनस करके उसका परसेंट निकाल लोगे तो वो उतना ही आंसर आएगा आपका, ये भी आएगा 175। अब बाकी के दो आर्टिकल थे, रिमेनिंग जो थे, उस पर क्या बोला गया? अन्य 2 वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हो, यानी कि पूरे सौदे में कितने का लाभ हो? 20% का। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5, और ये लाभ है यानी कि 1/5 प्लस का होगा, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/5।
5, 6/5। तो पूरे सौदे में इसका मतलब जो रिमेनिंग आर्टिकल था उसको पूरे सौदे कितने के 200 200 200 कितने का पूरा सौदा था 600 का सौदा था, और इस 600 को कितने में बेचना है हमें 6/5 पे बेचना है। कट जाएगा ये 5 120 720 रुपीज़। अब ये 720 रुपीज़ इस पे आ गया, ठीक है। अब ये कहता है कि कितने का होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। भाई देखिए पूरे सौदे पे 720 रुपये का बेचा गया होता है, इसको हमने 175 में बेच दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 545। अब ये 545 रुपीज़ का हुआ, ठीक है। हमने बेचा कितने, ये लॉस पे गया था इतना हमने ये प्रॉफिट के होने की वजह से इतने का हमें बेचना पड़ता, दोनों का डिफरेंस 545। तो जो एक्चुअल में वस्तु थी वो कितने की वस्तु थी, 2 वस्तुओं का पूछा गया, तो 2 वस्तु का कितना हो गया 400, और इसको बेचा कितने में गया 545 में। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतना, अंतर कितने का 145 का, किसके ऊपर 400 के ऊपर, परसेंटेज निकालना है इंटू 100, 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा ये 4 3 12 25, 4 6 36.25%, 36.25% कहाँ पे है लाभ प्रतिशत। लाभ दिख रहा है 400 में अपने सीपी, इसने 2 आर्टिकल का कितना 2 ही का पूछा है ना, 2 वस्तुओं का पूछा, 3 वस्तुओं का पूछा तो 600 हो जाता, बट यहाँ 2 वस्तुओं का पूछा तो 200 400, उसको बेचा कितने में 545 में। अब 545 में बेचा तो फिर अंतर कितने का 145 का, कितने के ऊपर 400 के ऊपर, तो इसका परसेंटेज कितना गया 36.25%, ऑप्शन नंबर सी हिट करेंगे और आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज में ही था। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल, वह डेटा अलग होता है, लैंग्वेज सेम होती है, आपके कई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि ड्यू टू 25% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी राधा इज एबल टू बाई 10 kg मोर, ठीक है। राधा इज एबल टू बाई 10 kg मोर, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। ओके, सो ये जो इंक्रीमेंट हुआ था, अच्छा रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन कितने परसेंट का हुआ है 20% का हुआ है, 25% का हुआ है। तो 25% रिडक्शन होने की वजह से क्या असर पड़ा है, इससे असर ये पड़ा है कि 25% की कटौती होने के बाद आप 10 kg चीनी ज़्यादा खरीद सकते हो, जिसकी कॉस्ट कितनी है 1200 रुपये है। अगर 10 किलो की कॉस्ट 1200 रुपये है तो 1 kg की कॉस्ट कितनी होगी 120 रुपये। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, फिर इसका निकालते हैं कितना आएगा क्वेश्चन। तो 1 kg का परसेंट कितना हो गया, अगर मैं बात करूं आपसे कि 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दे रखा है 1200 रुपये, 1200 रुपये कितने kg का, कितना खरीद सकते हो आप 10 kg। अगर 1200 रुपये में आप 10 किलो खरीद सकते हो तो 1 kg का प्राइस क्या होगा, आप बोलोगे जी 120 रुपये ही तो होगा, इससे ज़्यादा थोड़ी होगा। तो अगर 120 है, इसमें हम kg का परसेंट देखते हैं कि 1 kg का परसेंट कितना होगा 120 रुपये ना। ये 120 रुपये जो था कब हुआ, इसका जब कटौती कितनी हो गई 25%, 25% का मतलब 25/100, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 30। तो 30 रुपये, यानी कि अभी रेट क्या आ गया 30 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी। इसकी वैल्यू ओरिजिनल पूछा है कि ओरिजिनल कितनी रही होगी, ये कटौती के बाद की रेट है 30 रुपये पर केजी। यहाँ पे जब ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे यानी कि 100 की वैल्यू चाहिए हमें, और वैल्यू कितने की दे रखी है आपको 75 की, यानी 25% कटौती हो गया है तो 75% की वैल्यू दे रखी है। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 4/3, 3 से कट जाएगा 10 में, कितना आ गया आपका 40 रुपीज़ पर केजी। ये है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस प्रति किलोग्राम, चीनी की प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 40, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी 40 रुपीज़ पर केजी। एक बार फिर से देख लीजिए 120 रुपये पर केजी, 120 रुपये पर केजी आप एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हो, ठीक है। ये 120 रुपये तब है जब 25% की वैल्यू है, यानी 25% अगर है तो ये कितना आ गया 30 रुपये पर केजी। 30 रुपये पर केजी ये पुरानी नई वैल्यू है, जब आपकी कटौती हो चुकी है तो पुरानी वैल्यू कितनी रही होगी, तो 100/75। 100 क्यों, क्योंकि 100% अपने आप में 100%, और 75% क्यों, क्योंकि भाई 75%, 25% कटौती होगी तो 75 ही तो बचा, 100 में से 25 गया 75, वैल्यू निकालेंगे कितना आ गया 40 रुपीज़ पर केजी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। अगेन
लैंग्वेज से आंसर पहुँचाने की कोशिश करिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब तक आप क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आंसर नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछिए। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/5 ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 4900 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया। इसमें तीन आपको, एक तो आपको आयत की बात की गई है, एक सर्कल की बात की गई है और एक स्क्वायर की बात की गई है। दैट्स इट। अब इसी तीनों में आपको एक दूसरे को रिलेट करके क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया है। बाकी क्वेश्चन है बहुत आसान सा। क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 2/5 है, इज 2/5 द रेडियस ऑफ द सर्कल। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, जो रेडियस है वो एक साइड के बराबर है, जिसका एरिया कितना है 49। अगर एक स्क्वायर का एरिया 4900 मीटर है, इसका अगर एरिया आपको पता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया एल इनटू बी, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का। अब इस सवाल में ये बोला गया कि अगर ये साइड इनटू साइड दे रखा है, यानी कि साइड का स्क्वायर दे रखा है आपको 4900, तो साइड कितनी होगी? आप बोलोगे साइड कितनी हो जाएगी? 70 नहीं होगी? रूट ले लोगे भाई, अगर इसका रूट ले लोगे 4900 का तो 49 7 बन गया, 00 से 1 0 बाहर आ गया, 49 7 का ही तो 49 का वर्गमूल 7 ही तो होता है। तो ये हो गया साइड कितना आ गया आपका 70। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि इसका वृत्त का 2/5 है। ठीक है, आपको फाइनल में निकालना क्या है? आयत का निकालना है। आयत का चौड़ाई दिया है, ये दिया है 20 दिया है, लेंथ निकालना, और लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है घुमा के। क्या बोला है कि उसकी जो लंबाई, जो लेंथ है वो वृत्त की त्रिज्या का 2/5। अब वृत्त का त्रिज्या हमें चाहिए। वृत्त की त्रिज्या क्या है? एक ऐसे वृत्त की भुजा के बराबर है, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो किसके बराबर है? वर्ग की भुजा के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो वर्ग का भुजा आ गया 70, यानी यही हमारा क्या है? 70 ही हमारा क्या है भाई? 70 हमारा त्रिज्या है, रेडियस है। अब अगर रेडियस हो गया तो लेंथ कितना होगा? अब लेंथ के लिए बोलोगे कि लेंथ जो था वो 2/5 था, किसका? त्रिज्या का, रेडियस का, यही तो था, है ना? तो लेंथ इक्वल टू 2/5 इंटू त्रिज्या कितना हो गया? 70। कट कर देंगे, कितना हो जाएगा ये? 70 को कट कर देंगे 14, यानी कि लेंथ कितनी आ गई? 28। लेंथ हो गया आपका 28। अब बस एरिया निकालना है आपसे। लेंथ दे रखा है 28, ब्रेड दे ही रखा है आपको 20, एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड, यानी 28 इंटू 20 कितना हो गया ये? 0560। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ लैंग्वेज है, एक दूसरे को रिलेट किया गया। जो क्वेश्चन एग्जाम टाइम में जब आप प्रेशर में बैठे होते हो, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, जब क्वेश्चन 1-2 नहीं आता है या टाइम कम बचता है, तो उस समय यही लैंग्वेज हमें बहुत टफ लगती है। लेकिन ये सवाल जब आप एक फ्रेश माइंड से सोचोगे तो डेफिनेटली आपको ये सवाल बहुत आसान लगेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अगेन देखिए, CISI के क्वेश्चन लगातार देखने को मिल रहे हैं, यानी कि CISI में प्रॉफिट एंड लॉस इनबिल्ड करके कई सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और दिल्ली पुलिस में CI और SI से एक क्वेश्चन फिक्स है। कहता है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दी जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 1 वर्ष की समाप्ति पर 20,280 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अ सम इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, अमाउंट दे रखा है आपको 20,280 रुपये एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ध्यान देने वाली बात है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी अर्धवार्षिक। जहाँ ये अर्धवार्षिक दिख जाए आपको, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया? रेट जो होगा वो हो जाएगा हमारा आधा, यानी रेट पहले कितना था? 8% था, अभी का रेट कितना हो जाएगा? 4%, और 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/50।
25। तो अगेन जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको सिखाया था कि जितने साल हो, जैसे कितने साल का बोला गया यहाँ पे, 1 वर्ष की समाप्ति के बाद। तो 1 वर्ष का मतलब अगर हाफ ईयरली लगा है तो 1 साल में कितनी बार लैंडलॉर्ड आया होगा रेंट लेने? 6 महीने पे एक बार आया होगा और 6 महीने पे। इसका मतलब कितने बार आएगा? 2 बार। रेट है 25 और ये कितना हो जाएगा? 26। तो प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। ये हो गया 25, ये हो जाएगा 26 पहले साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड के लिए, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मत करिए, कंफ्यूज जाएंगे आप। फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड के लिए 6 महीने पे और दूसरी बार के लिए 25 और 26। अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 625 और 26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। तो अब इसमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है आपको कि कितनी वैल्यू थी? अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, अमाउंट इज इतना, समाप्ति पर इतने रुपए हो जाता है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है 676, ये किसके बराबर है? 20,280 रुपए के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 20,280 बटे 676, कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, 3 का मल्टीपल है, 3 6 18, 3 7 21 और 2, हाँ ठीक है 30, आपका हो गया ये 30। ठीक है, ये हो गया 30। तो एक की वैल्यू अगर 30 है तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटू 30 कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 18, 18750, 1875। तो यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल, ये तो निकल गया प्रिंसिपल। लेकिन प्रिंसिपल ही नहीं पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है उसी धनराशि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाने वाली उस ब्याज दर पर 2 वर्षों का ब्याज कितने होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज द सेम एज अर्लियर एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। अब हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये हाफ ईयरली नहीं, यहाँ पे क्या कंपाउंडेड एनुअली है। तो बस इसका एनुअली बता दीजिए। एनुअली बताने का एक और तरीका आप सीधे यहाँ भी निकाल सकते हो कि भाई प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम दिया है 2 साल, टाइम कितना 2 साल दिया है, वहाँ से आप सीधे फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक और तरीका है यहाँ पे, जैसे देखिए कितने परसेंट है इनिशियली? 8% है, राइट। 8% अगर रेट है कंपाउंडेड एनुअली है तो हम उसके रेट में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रेट तो उतना ही रहेगा, 8% ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 8% 1 साल का, दूसरे साल का भी कितना हो गया? 8%। अब अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8816.64। अब सक्सेसिव कैसे लगता है या मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो। इन दोनों का एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंटेज कितना आ जाएगा सक्सेसिव मेथड से? 16.64%। अब यही 16.64% हमें निकालना है कितने अमाउंट का? 18750 का 16.64%। अब 16.64% निकाल दो आप, अपॉन यहाँ पे 100 कर दोगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आप हो जाएगा 3120 रुपीज़, 3120 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हिट करेंगे, आगे चलेंगे। सो क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर सीधे फॉर्मूले से भी वैल्यू पुट करके वहाँ से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। पूछा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई 10% देन व्हाट द परसेंट डज इट द एरिया इंक्रीज। भाई अगर रेडियस इसमें बढ़ाया जाए तो उसके रेडियस पे क्या असर पड़ेगा? सॉरी, रेडियस को बढ़ाया जाए 10% के इंक्रीमेंट किया जाए तो उसके एरिया पे क्या असर पड़ेगा? काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी सक्सेस से बनाया जा सकता है। दो मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक वृत्त पहले ऐसा था, बाद में उसको 10% इंक्रीमेंट और कर दी गई। तो पहले अगर 10% का मतलब 10% का मतलब आप बोलोगे 1/10, और 1/10% इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या होता है? 1/10 कि पहले 10 रहा होगा बाद में 11। ठीक है, ये 10 रहा होगा बाद में 11। एरिया है, ठीक है, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, पाई को हटा दो, आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे अगर इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। दोनों में अंतर कितने का? 21 का। कितने के ऊपर? 100 के ऊपर इंटू 100, जो कट गया कितना आ गया? 21%।
ये 100 था, नया वाला 121 हो गया, बढ़ गया ना, तो इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर मान लीजिए वृद्धि ना दिया होता तो आपको बताना पड़ता है कि वृद्धि होगी या कमी होगी, तो आप यहाँ से चेक करके बता सकते हो कि अगर यहाँ पे ये 100 था 121 हो गया तो मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है। आपका आंसर होगा बढ़ रहा है, कितने परसेंट से, 21% से। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। लेकिन आपको ये एग्ज़ाम में फॉलो नहीं करना है। 10% है ना, ठीक है, 10% है। आप ये बताओ एक वृत्त के क्षेत्रफल में फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आपका सवाल आंसर होगा 2 बार, पाई आर स्क्वायर। तो आर 10% और 10%, इन दोनों का सक्सेसिव क्या हो जाएगा, 10 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। कितना हो जाएगा ये, 20 प्लस 1, इसका मतलब 21%। दैट्स इट, इट्स योर आंसर, 21%। करेक्ट आंसर को हिट करेंगे और आगे चलेंगे। तो ऐसा ही सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। आपका एक पेपर एनालिसिस कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ में। सारे जितने भी डिटेल्स चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और ऐप का सारा नोटिफिकेशन सब कुछ है, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तब तक के लिए जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।